इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन लैंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी एमएसएमई सेक्टर। ये जो पीडीएफ है इसमें से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन हर सीडबी के एग्ज़ाम में आते हैं। ग्रेड ए ग्रेड बी का प्री मेंस मिला के 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो यहाँ देख लो, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक। तो आरआरबी के लिए सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक आप ध्यान रखना कि सर्कुलर जो अपडेटेड एज ऑन जुलाई 23, 2025 तक अपडेट है। तो आपका एग्ज़ाम आए तो उस समय आप अगर कुछ नया अपडेट आया हो तो आप इंक्लूड कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि अप्लाई टू ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज। इसके अलावा जो एमएसएमई की नई डेफिनेशन आई है वो इसमें अपडेट हो गई है। डेफिनेशन ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये भी सिंपल एग्जाम में, एक ही एग्जाम में इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रो क्या होती है, स्मॉल क्या होती है, मीडियम की क्या होती है। तो ये आप याद कर लेना। माइक्रो में प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। स्मॉल में प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़ and turnover should not exceed 100 crore. In medium enterprise, that investment in plant and machinery should not exceed 125 crore and turnover does not exceed 500 crore. अब पीएसएल पर्पस के लिए सभी एमएसएमईज के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से मिलता है। तो यूआरसी का फुल फॉर्म पूछता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब रिटेल एंड होलसेल ट्रेड को भी एमएसएमई के लिए इंक्लूड किया गया है, पर किस लिए? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके अलावा उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उनका एडवांस काउंट हो जाता है और उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। और इसके अलावा जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज है, वो एंटरप्राइज जिनके पास जीएसटी नहीं है या फिर जिनके पास पैन नहीं है, वो रजिस्टर कर सकते हैं उद्यम असिस्ट पोर्टल पर। उनको फिर उद्यम असिस्ट पोर्टल से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सर्टिफिकेट उनके पास है, उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट, देन उनको भी ट्रीट किया जाएगा एज माइक्रो एंटरप्राइज फॉर द पर्पज़ ऑफ पीएसएल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ बार बार ये माइक्रो एंटरप्राइज का क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अपनी पीएसएल की गाइडलाइंस है उसमें 7.5% जो लोन एडवांस हमें माइक्रो एंटरप्राइज को देना है रहता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं सिंपल से, कि पीएम टास्क फोर्स आई थी 2010 में, तो उसके क्या रिकमेंडेशन थे? फर्स्ट रिकमेंडेशन था 20% ईयर ग्रोथ इन क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो 20% होना चाहिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। फिर 10% एनुअल ग्रोथ इन नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज अकाउंट। जो माइक्रो एंटरप्राइज उनके अकाउंट्स, मतलब उनके लोन अकाउंट्स या फिर उनके जो सीसी अकाउंट या करंट अकाउंट में 10% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए, सिर्फ माइक्रो के लिए ये। और 60% लैंडिंग जो है एमएससी सेक्टर की, वो पिछले करस्पॉन्डिंग क्वार्टर की जो लैंडिंग थी उसका 60% इस क्वार्टर में सिर्फ माइक्रो को जाना चाहिए, जो 60% माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की लैंडिंग थी। तो ये तीनों आपको याद करने हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कोलेट्रल। तो बैंक को मैंडेट किया गया है कि वो 10 लाख तक के लोन के लिए जो एमएसएमई को दिया जाए उनसे कोलेट्रल न लें। इसके अलावा जो 10 लाख तक का लोन जो है पीएमईजीपी यूनिट्स को देंगे, उसमें भी कोलेट्रल नहीं लेना है। और बैंक को ये भी कहा गया कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप 25 लाख तक के लोन पर कोलेट्रल फ्री लोन दे सकते हैं उनको, या आप कस्टमर के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे। पर ये क्या बैंक अपने आप डिसाइड कर सकता है, इसका मैंडेटरी नहीं है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है कई बार कि कितना लिमिट तक बैंक दे सकता है खुद से। तो 25 लाख तक है, बाकी गाइडलाइन के अनुसार 10 लाख तक तो लेना ही नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हर सीट भी एग्ज़ाम में आता है, जो कंपोजिट लोन है, यानी कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल एक साथ, उसको बोलते हैं कंपोजिट लोन। तो कंपोजिट लोन की लिमिट है अप टू 1 करोड़ रुपीज़ कैन बी सैंक्शनड बाय बैंक्स टू इनेबल एमएससी इंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर्स टू अवेल देयर वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स और सिंगल विंडो। तो सिंगल विंडो के द्वारा कंपोजिट लोन की लिमिट कितनी है? 1 करोड़ है।
इसके अलावा आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को टाइमलाइन दी गई है कि आप 25 लाख तक का लोन जो है वो एमएससी बोरोवर्स के लिए, उसको आपको 40 वर्किंग डेज में डिसाइड करना है कि देना है या नहीं देना है। इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते। और इससे ऊपर की अमाउंट के लिए अगर लोन है तो वो बोर्ड, बैंक का जो बोर्ड है उसकी अप्रूव्ड जो टाइम लिमिट्स होगी उसके अनुसार होगा। तो ये पूछता है कि कितना डेज का लिमिट होता है 25 लाख तक के लोन के लिए डिसाइड करने के लिए, तो 14 वर्किंग डेज। सिंपल क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। फिर एक क्वेश्चन है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएससीज। द रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएससी यूनिट्स हैविंग लोन लिमिट अप टू 25 करोड़ वुड बी अंडरटेकन अंडर दिस फ्रेमवर्क। ये आता है कि जो फ्रेमवर्क है रिवाइवल और रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई, यानी जो एमएसएमई सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें कोई स्ट्रेस आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके रिवाइवल या रिहेबिलिटेशन के लिए जो गाइडलाइंस है वो कितने करोड़ तक के लोन्स के लिए एप्लीकेबल है, वो 25 करोड़ तक के लिए एप्लीकेबल है। वही इस फ्रेमवर्क के अंडर आएंगे। और इस फ्रेमवर्क से क्या रिजोल्यूशन थोड़ा आसानी से हो जाता है। अब इस फ्रेमवर्क के कुछ फीचर्स थे जो कि लोन को एनपीओ होने से पहले एसएमए कैटेगरी में क्लासीफाई करना पड़ेगा, वो भी 3 सब कैटेगरीज अंडर एसएमए। तो हमें पता है कि एसएमए 0, 1, 2 में जो क्लासीफाई करते हैं वो इसी फ्रेमवर्क के आने के बाद हुआ है। फिर एक है कि एमएसएमई बोरोवर भी वॉलंटरीली इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग अंडर दिस फ्रेमवर्क। एंड थर्ड है कमिटी अप्रोच विल बी अडोप्टेड टू डिसाइड करेक्टिव फ्रेम एक्शन प्लान। तो करेक्टिव एक्शन प्लान के लिए कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी ये। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द क्रेडिट ग्रोथ टू एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर को जो क्रेडिट दिया जाएगा उसके लिए बैंक को एक क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम बनाना, ताकि वो ट्रैक कर सकें कि लोन अभी किस जगह प्रोसेस है, कितना प्रोग्रेस हुआ है उसमें। तो सीपीटी इसका फुल फॉर्म क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम। इसके अलावा बैंक्स को अपने जो लोन एप्लीकेशन डिस्पोजल को मॉनिटर करना है कि एप्लीकेशन पूरी हुई है कि नहीं हुई है। तो वो कितने टाइमलाइन पे करना है, वो क्वार्टरली बेसिस पे करना है। ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, तो इसका आंसर था क्वार्टरली बेसिस। और ये कोई क्वार्टर एंड होने के 1 मंथ के अंदर आपको ये रिपोर्ट वेबसाइट में डालनी रहती है बैंक को। अब है स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांचेस, एमएसएमई। तो इस सर्कुलर के अंदर जो दी गई है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको हर एटलीस्ट 1 स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन इस डिस्ट्रिक्ट खोलनी है। इसके अलावा बैंक्स हैव बीन परमिटेड टू कैटेगराइज द जनरल बैंकिंग ब्रांचेस हैविंग 60% और मोर ऑफ द एडवांसेस टू एमएससी सेक्टर एज स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांच। तो यानी जो ब्रांचों में एडवांस का 60% सिर्फ एमएसएमई सेक्टर को है, वो भी स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांच इंक्लूड की जाए मानी जाएगी। फिर हाँ एम्पावर्ड कमेटी ऑन एमएसएमई की ना प्रॉब्लम्स के लिए एक कमेटी बनेगी, एम्पावर्ड कमेटी। तो वो जो बनेगी एट रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई की जो रीजनल ऑफिस होंगे वहाँ बनेगी। और इसका चेयरमैन होगा रीजनल डायरेक्टर, वही इसका चेयरमैन होगा। और एक आप ही मेंबर्स पढ़ लेना सारे कौन कौन इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। फिर अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन इसमें से आता है हर बार, वो है क्लस्टर अप्रोच। तो ए क्लस्टर साल मीन ए क्लस्टर आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेस्पेक्टिव स्टेट या यूटी गवर्नमेंट। तो क्लस्टर को कौन आइडेंटिफाई करता है, ये आता है एग्जाम में। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो एसएलबीसी होती है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, उनको ये लिस्ट जो क्लस्टर की लिस्ट है अपने पोर्टल पे अपडेट करनी है और डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले करनी है और अपडेट कब कब करना है, ये सेमी एनुअली करना है एट एंड ऑफ मार्च एंड सितंबर। एक ही आप ये भी पढ़ सकते हैं डिलेड पेमेंट के रिगार्डिंग।
अब अगला है डिलेड पेमेंट के रिगार्डिंग इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एस MSMED एक्ट 2006। जो बायर है उसको सप्लायर यानी MSME सेलर है उसको पेमेंट जो है टाइम पे करना है, और वो टाइम क्या है, ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन देम एंड सप्लायर इन राइटिंग, या फिर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डे से पहले कर देना है। अपॉइंटेड डे क्या होता है, डिलीवरी होने के 15 दिन बाद उसको अपॉइंटेड डे बोलते हैं। और मान लो कोई डेट उन्होंने एग्री की तो वो डेट जो है शाल नॉट एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीड एक्सेप्टेंस। तो अगर रिटर्न में कोई डेट वो साइन भी करते हैं तो वो डेट 45 डेज को एक्सीड नहीं कर सकती डिलीवरी होने के बाद। अब अगला है इन केस द बायर फेल टू मेक पेमेंट of the amount to the supplier, he will be liable to pay compound interest with monthly receipt to the supplier on the amount from the appointed day or on the date agreed on at 3 times the bank rate notified by RBI। तो ये पूछता है कि कितना पेनल्टी देना पड़ता है, 3 times ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो MSEFC यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल को जाएगा और वो डिसाइड करेगा, वो भी डिसाइड 90 डेज के अंदर करना रहता है। इसके अलावा कुछ कमिटीज़ बनी है जो फ्लो ऑफ क्रेडिट टू MSE सेक्टर्स के लिए, उनका आप नाम याद कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी MSE को लिए, इसका हेड था गांगुली, इसमें तो गांगुली कमेटी थी। इसके अलावा एक कमेटी बनी थी वर्किंग ग्रुप ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक SMEs, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर KC चक्रवर्ती, और इन्होंने एडवाइस किया था कि ऑल द लैंडिंग इन केस टू MSME अप टू 2 करोड़ मे बी डन ऑन बेसिस ऑफ स्कोरिंग मॉडल। तो स्कोरिंग मॉडल का क्वेश्चन आता है कि कितने करोड़ तक की लैंडिंग कर सकते हैं स्कोरिंग मॉडल पे, तो अप टू 2 करोड़। नाउ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये जो टास्क फोर्स बनी थी इसका स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया, 3 जो पॉइंट थे। तो इसका चेयरमैन था TKA नायर और ये 2010 में बनी थी। लास्ट के कुछ बचा है वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द क्रेडिट स्कीम फॉर MSE। तो इसके वो चेयरमैन थे VK शर्मा, और उन्होंने CGT MSE स्कीम को रिव्यू किया था और कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट बढ़ा के 5 से 10 लाख कर दी है। तो अभी 10 लाख इसी कमेटी की वजह से है।